इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कानूनी विधायी के साथ ही राज्यपाल के रूप में भी काम करने का अनुभव है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के उत्कृष्ट सभापति होंगे और राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करते रहेंगे। एनडीए उम्मीदवार के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने भी अगले दिन 17 जुलाई के दूसरे सर्वोच्च पद के लिए योग्यता बताई गई है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। चौथी शर्त है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद और मतदान से पहले नामांकन का चरण आता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और 20 समर्थकों की आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावक और समर्थक आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्य यानी सांसद होने जरूरी हैं। नियम ये भी है कि एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए भी जमा कराना होता है। कोई भी उम्मीदवार 4 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है और न ही रिटर्निंग अधिकारी 4 से अधिक नामांकन पत्र स्वीकार करेगा। निर्वाचक किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव या समर्थन करें, ये नियम पहले 5 उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू हुई। 1974 में ये नियम बनाया गया कि उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 5 प्रस्तावकों और 5 अनुमोदकों की जरूरत होगी। साथ ही 2,500 रुपए की अनिवार्य जमानत राशि देने का नियम भी शुरू किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में संशोधनों के जरिए ये बदलाव लाए गए। 1997 में इस अधिनियम में फिर संशोधन किया गया, जिसके बाद जमानत राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए और प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 20-20 कर दी गई। निर्वाचकों और एडीएमके, एसपी, वामदल, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के नामांकन पत्र जांच में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। इसलिए इस तारीख से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 68 ये कहता है कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पहले या उसके बाद जारी की जा सकेगी। हालांकि मृत्यु, इस्तीफा, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर चुनाव जल्द से जल्द कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन के मुताबिक भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। इस तरह निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। 1961 में 11वें संविधान संशोधन के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल संबंधी प्रावधान किया गया। तीसरे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले तक मूल संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार
एक संयुक्त बैठक में निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था थी। हालांकि पहले 2 उपराष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ही मौकों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। 11वां संशोधन संविधान का जो हुआ, इसे वोटिंग होती है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर वोट देता है। मतलब वो बैलेट पेपर पर ये बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन और तीसरी कौन। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य सांसद ही होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के वोट का मूल्य एक होता है। हर एक सदस्य जो वोट करता है उसका मूल्य एक ही है, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये मूल्य अलग अलग होता है। सब स्टेट असेंबलीज के जो एमएलएज हैं उनके अलग अलग। प्रणाली की दृष्टि से उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव के समान ही है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला ये कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, कोई भूमिका नहीं होती है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट डालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश अग्रवाल के साथ श्रमस्थाओं के लिए संसद भवन में एक कक्ष मतदान स्थल के रूप में तय किया जाता है। इस बार संसद भवन में प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 63 को मतदान स्थल के रूप में नियत किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का तरीका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 17 में दिया गया है। मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता अंकित कर सकते हैं, जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप या रोमन या किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है। लेकिन अगर पहली पसंद न लिखी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए, तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 12 में मतदान शुरू होने से पहले की प्रक्रिया का जिक्र है। इसके मुताबिक पीठासीन अधिकारी मतदान के स्थान पर मौजूद उम्मीदवारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपेटी का निरीक्षण करने देगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मतपेटी को इस तरीके से बंद और मुहरबंद करेगा जिससे मतपत्रों को उसमें डालने के लिए छेद खुला रहे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 18 के मुताबिक हर निर्वाचक मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा। बाद पीठासीन अधिकारी जल्द से जल्द उम्मीदवारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में छेद और मतपेटी को बंद और मुहरबंद करेगा है जिस दिन मतदान किया जाता है। मतगणना के दौरान सबसे पहले रिटर्निंग अधिकारी डाले गए बैलेट पेपर्स यानी मतपत्रों की जांच करते हैं और अवैध मतपत्रों को अलग करते हैं। फिर वैध मतपत्रों में दर्शाई गई प्रथम वरीयता के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच उनके लिए रखे अलग अलग ट्रे में इन मतपत्रों को वितरित किया जाता है। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वैध वोटों का जोड़ करता है। फिर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों को जोड़ता है। उपराष्ट्रपति चुनाव भी चूंकि कुल वैध वोटों को 2 से भाग देकर और भागफल में 1 जोड़कर और अगर कोई शेष हो तो उसे गिनती में नहीं ले
लेकर कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि सभी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों का जोड़ 787 है, तो इसमें 2 से भाग देने और भागफल में 1 जोड़ने के बाद 394 का अंक निकला। यही निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा। कोटा ये है कि जितने भी वैलिड वोट्स राउंड्स में होती है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर पहले राउंड की गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए जरूरी कोटा हासिल कर लिया तो उसकी जीत हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे राउंड की गिनती होती है। अब जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर उसकी दूसरी वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाते हैं जिन्हें हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता है या मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं रह जाता है। दूसरे दौर की मतगणना किसी भी चुनाव में मतपत्रों में दर्ज दूसरी वरीयता को गिनने की जरूरत नहीं पड़ी और मतगणना के पहले दौर में ही चुनाव का फैसला हो गया। ये जानना भी जरूरी है कि पहले, दूसरे, 7वें और 9वें उपराष्ट्रपति चुनाव में चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी थी और निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश अग्रवाल। देश में पहली बार 1952 में संसद के उच्च सदन का गठन हुआ तो ये भी तय हुआ कि उपराष्ट्रपति इस सदन के सभापति होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन खास बात ये रही कि उन्हें चुनावी मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। 1952 के चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जनाब शेख खादिर हुसैन ने नामांकन किया था, लेकिन खादिर हुसैन का नामांकन खारिज हो गया और इस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1957 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एक बार फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1962 में तीसरा उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने NC सामंत सिंघर को 550 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 1967 में हुए चौथे उपराष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हुआ जब VV गिरी और प्रोफेसर हबीब आमने सामने थे। इस चुनाव में VV गिरी को 483 वोट जबकि प्रोफेसर हबीब को 193 वोट मिले। पांचवा उपराष्ट्रपति चुनाव 1972 की बजाय 1969 में कराना पड़ा, क्योंकि 1969 में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद VV गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। 1969 में पांचवें उपराष्ट्रपति चुनाव में 6 उम्मीदवार थे, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक ने मतगणना के पहले ही राउंड में 400 प्रथम वरीयता के वोट हासिल कर जीत दर्ज की। 1974 में हुए छठे उपराष्ट्रपति चुनाव में VD जत्ती और NE होरो के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें VD जत्ती ने 521 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि NE होरो को 141 वोट ही मिले। 1979 में हुए 7वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध निर्वाचित हुए। 8वां उपराष्ट्रपति चुनाव 1984 में हुआ। इस चुनाव में R वेंकट रमन ने बापू चंद्रसेन कांबले को 301 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। R वेंकट रमन का कार्यकाल 30 अगस्त 1989 तक था, लेकिन जुलाई 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह 1987 में 9वां उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में 27 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन सिर्फ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नामांकन ही वैध पाया गया और वो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। निर्विरोध निर्वाचन उपराष्ट्रपति का 4 बार हुआ है। 1952, 1957, 1979, 1979 और 1987। ये 4 बार। 10वें उपराष्ट्रपति चुनाव में KR नारायणन का चुना जाना औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार थे काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़, जिन्हें सिर्फ 1 वोट मिला था। 1997 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कृष्णकांत और सुरजीत सिंह के बीच मुकाबला हुआ था। कृष्णकांत ने 441 वोट प्राप्त किए, जबकि जीत के लिए अपेक्षित कोटा 358 था।
2002 में हुए 12वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला कड़ा था, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने सुशील कुमार शिंदे को हरा दिया। 2007 में 13वें उपराष्ट्रपति चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी ने 455 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिंह को शिकस्त देकर 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी एक बार फिर उपराष्ट्रपति बने। 2 बार ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट फिर से एक बार वही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, 1952 में उनका इलेक्शन हुआ और 1957 में वो फिर से इलेक्ट कर दिए गए। और उसी तरह श्री हामिद अंसारी जी भी 2007 में उनका इलेक्शन हुआ था, फिर 2012 में वो पुनः निर्वाचित किए गए थे। 2017 में हुए 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। एम वेंकैया नायडू को 516 वोट, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले थे। शम्स तबरेज, संसद टीवी।